अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज के हमारे वीडियो का मकसद है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जानना। ये आपके चैप्टर 12 का नेक्स्ट टॉपिक है। तो ये जो लेक्चर 4 है इसमें हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो डेफिनेशन है वो ये है कि किसी भी एरिया से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास करती हैं। तो जिस एरिया से जितनी ज़्यादा फील्ड लाइन पास करेंगे उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है कि द नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया एलिमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट एरिया। तो यहाँ पर देख लो, हमें पता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जब किसी को ये नहीं पता कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या है, तो मैंने अपने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स चार्ज से निकलते हैं। जहाँ पर भी कोई चार्ज पार्टिकल होगा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स रेडियली आउटवर्ड निकलेंगी। और अगर कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड उसके अंदर जाएगी। तो यहाँ पर देख लो, अगर ये दो दो एरियाज है, यहाँ पर देख लो ज़्यादा फील्ड लाइन पास कर रही है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगी वहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा होगा। और यहाँ पर देख लो इस एक सर्टन एंगल पे पड़ा हुआ है, तो जैसे ये सर्टन एंगल पे है यहाँ से फील्ड लाइन कम पास कर रही है। देखो कुछ ऊपर से गुजर गई है, कुछ ये साइड से भी गुजर गई है, तो ये दरमियान, और देख लो यहाँ पर कम फील्ड लाइन पास कर रही है, तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम होगा। तो यहाँ इस स्लाइड का जो समरी है वो ये है कि जहाँ से ज़्यादा फील्ड लाइन पास करेंगी उसका फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा होगा। जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कम पास करेंगे उसका फ्लक्स कम होगा। तो अगर किसी एरिया से 10 फील्ड लाइन पास करती है तो हम देंगे इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स 10 है, और किसी अगर एरिया से 5 फील्ड लाइन पास करती हैं तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम दे देते हैं कि भाई 5 है। तो फील्ड लाइन्स पर ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और यहाँ पर एक बात आपने याद रखनी है कि ये देख लो बिल्कुल परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइन था, तो देख लो ये देख लो बिल्कुल परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइन था, तो मैक्सिमम फ्लक्स है। लेकिन जैसे ही एंगल पे आया ना, फ्लक्स कम हो गया, तो हमें यहाँ से एक बात तो समझ लग रही है कि ये एंगल पर डिपेंड करता है। तो ये आगे ये बात मैं यूज़ करूँगा अगली स्लाइड्स में, तो ये आपने इस बात को वहाँ रिलेट करना है। तो आगे चलते हैं। आगे इसका फॉर्मूला क्या है, ये डॉट प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया का। अब यहाँ पर ये जो एरिया है ना, डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। यहाँ पर एरिया ये वेक्टर एरिया है। तो यहाँ पर ये जो एंगल है ना, एंगल है वो वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो भी कहना कह दो, और ये एरिया वेक्टर एरिया के दरमियान ये एंगल है। इसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये वेक्टर एरिया क्या है। तो वेक्टर एरिया वाला क्या होता है, वेक्टर एरिया में हमें पता वेक्टर आ रहा है, तो वेक्टर का मतलब है कि एरिया की तो कोई ना कोई मैग्नीट्यूड और साथ मुझे डायरेक्शन चाहिए। तो मैग्नीट्यूड में हम कहते हैं सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इनटू डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड में हमें सरफेस एरिया लिख देंगे और डायरेक्शन में हमें डायरेक्शन पता होनी चाहिए। तो अगर इन दोनों को मैं कंबाइन करूंगा तो मुझे वेक्टर एरिया मिलेगा। अब आपने इस बात को याद रखना है कि वेक्टर एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया इनटू डायरेक्शन। तो अभी हम आगे देखते हैं कि सरफेस एरिया और डायरेक्शन क्या होता है। तो यहाँ पर देख लो सरफेस एरिया क्या होता है। सरफेस एरिया ये होता है, मिसाल के तौर पर ये फिगर है, ये रेक्टेंगुलर है, इसका एरिया किस तरह निकालते हैं, लेंथ टू विड्थ। तो यहाँ पर देख लो लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई कीजिए तो एरिया कितना है, 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक एग्जांपल है। तो यहाँ पर ये मेरा सरफेस एरिया आ गया। अब मिसाल के तौर पर समझ लो ये आपके मोबाइल की स्क्रीन है, आपको मोबाइल की स्क्रीन के सरफेस एरिया मिल गया। अब आपको चाहिए वेक्टर एरिया, अब आपको चाहिए डायरेक्शन मिल गई, तो आपको मिल जाएगा वेक्टर एरिया। सरफेस एरिया इंटू डायरेक्शन वेक्टर एरिया होता है। अब डायरेक्शन के लिए आप अलग करो, मोबाइल की स्क्रीन पे ना रखो, सामने एक स्केल रख दो। अब वो जो स्केल है ना, स्केल की डायरेक्शन बिल्कुल आपकी तरफ होगी, बिल्कुल आपके तरफ होगी। तो वो जो डायरेक्शन है ना, वो वेक्टर एरिया की डायरेक्शन है। क्या है, वेक्टर एरिया की डायरेक्शन है। तो यहाँ पर देख लो, मिसाल के तौर पर ये आपके मोबाइल की स्क्रीन है, सॉरी ये दोबारा, अब ये देखो, अब ये आपके मोबाइल की स्क्रीन है। तो ये मोबाइल पे आपने स्केल रखा, अब ये जो स्केल की डायरेक्शन ये बिल्कुल आपकी तरफ होगी। तो यहाँ पर देख लो ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया सारा ये सरफेस एरिया और ये डायरेक्शन है, और इन दोनों को कंबाइन लिखूं तो मैं कहता हूँ कि भाई ये वेक्टर एरिया है। तो यहाँ पर ये वेक्टर एरिया की ये डायरेक्शन है। अब यही चीज है ना, ये थोड़ी सी टेढ़ी है, तो जब ये टेढ़ी हो जाएगी, किसी एंगल पे आ जाएगी, तो इसको मैं इस तरह भी शो कर सकता हूँ। ये यही फिगर है लेकिन ये थोड़ी टेढ़ी है। तो मिसाल के तौर पर अब ये देख लो, अब ये हॉरिजॉन्टली जमीन पे पड़ा हुआ है। चलो मेरा मोबाइल मैंने स्क्रीन जमीन पर आ दी है, तो अब मैं उस पर जब स्केल रखूंगा ना, तो इस तरह ऊपर जाएगा, इस तरह ऊपर जाएगा। तो अब ये देख लो कि ये जो स्केल की डायरेक्शन है अपवर्ड है, तो इन दोनों के दरमियान एंगल देख लो ये 90 है। यहाँ पर ये जो एंगल है ये भी 90 है, और यहाँ पर ये देख लो इस सरफेस एरिया
और जो वेक्टर एरिया की डायरेक्शन है उनके दरमियान एंगल 90 होगा। तो आपने एक बात याद रखनी है कि सरफेस एरिया और वेक्टर एरिया की डायरेक्शन या वेक्टर एरिया के दरमियान एंगल होगा वो 90 होगा। तो ये बात समझ लगी है। इसको एक तरह से और से भी आप देख सकते हो कि जो व्हाइट बोर्ड है आपकी क्लास का होता है, आप उसके सामने स्केल रख दो, तो स्केल की डायरेक्शन आपकी तरफ होगी। जो व्हाइट बोर्ड का एरिया होगा वो सरफेस एरिया होगा और स्केल की जो डायरेक्शन आपकी तरफ शो कर रहा होगा ना, अगर उन दोनों को मैं कंबाइंड फॉर्म में लिखूं तो मैं कहूँगा भाई ये वेक्टर एरिया, डायरेक्शन भी मुझे मिल रही है और सरफेस एरिया भी मुझे मिल रही है। तो ये अब तक तो समझ लगी होगी। अभी मैं यहाँ पर यूनिट्स को एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका यूनिट क्या है। जिस तरह कि मुझे पता है ये इसका फॉर्मूला है, तो यूनिट्स इस तरह निकलेंगे, यूनिट इस तरह निकलेंगे। ये देख लो, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट पता है, वो क्या यूनिट है, न्यूटन पर कूलम। ये पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था। एरिया का यूनिट मुझे पता है मीटर स्क्वायर है, मैंने दोनों को कंबाइन लिख दिया। उसके बाद मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और यूनिट भी पता है, ये एक यूनिट तो ये है, एक और यूनिट भी इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हमने ये भी पढ़ा है पिछले लेक्चर में कि मीटर वोल्ट पर मीटर है। तो एरिया का यूनिट मुझे पता है ये है। तो ये मैंने किस तरह, ये मैंने क्यों लिखा है ये देख लो। ये आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के भाई दो यूनिट हैं, वही बात मैंने दोबारा बोल दी है, एक है न्यूटन पर कूलम और एक वोल्ट पर मीटर है। तो यहाँ पर ई की जगह मैंने वोल्ट पर मीटर लिख दिया और एरिया की जगह मैंने मीटर स्क्वायर लिख दिया। अब मैंने इनको एक ही ब्रैकेट में लिख दिया, ये दोनों की बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो वही मैंने काम किया। और ये इसका न्यू यूनिट है, ये एमसीक्यू में वगैरह में पूछा जा सकता है। अगर तो ये ऑप्शन दिया तो सही है, ये ऑप्शन टिक करो, और अगर ये ऑप्शन दिया तो ये ऑप्शन टिक कर लो एमसीक्यू में। अगर दोनों दिया तो बोथ की ऑप्शन होगी, तो बोथ को टिक कर लेना। तो ये डिपेंड करता है ऑप्शन में। उसके बाद अब मैंने पिछली पहली स्लाइड में बताया था कि कभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैक्सिमम है, कभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मिनिमम है। तो मैक्सिमम कब है, मिनिमम कब होती है? मैक्सिमम तब होती है जब उससे मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइन गुजरे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइन कब गुजरती हैं किसी भी एरिया से? तो हमें पता है फॉर्मूला ये है, फ्लक्स का फॉर्मूला ये है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इसका फॉर्मूला ये है, इसका फॉर्मूला ये है। और यहाँ पर जो थीटा है ये किसके दरमियान एंगल है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और वेक्टर एरिया के दरमियान। अब ये जो एरो हेड्स है ना, ये क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और ये एरिया है, ये सरफेस एरिया है। अब मुझे वेक्टर एरिया पता है कि वेक्टर एरिया की डायरेक्शन किस तरह आती है। मैं सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दूं, ये वही हिसाब है, ये आपके स्क्रीन, मोबाइल की स्क्रीन है और उसके सामने आपने स्केल रख दिया, तो स्केल की डायरेक्शन भी इस तरफ है और वेक्टर एरिया की डायरेक्शन भी इस तरफ है। ये देख लो, स्केल जो भी है जिस तरह मर्जी समझ लो। और यहाँ पर देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन भी इस तरफ है, तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो आप लोगों को पता है कि ये थीटा एंगल तो है ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और वेक्टर एरिया के दरमियान है। तो यहाँ पर दोनों पैरेलल है तो एंगल 0 होता है, तो मैंने थीटा की वैल्यू 0 पुट कर दी। फिर मुझे पता चल गया कोस थीटा तो 0 होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर देख लो, ये मुझे मैक्सिमम फ्लक्स मिल गया। ये तो मैथमेटिकली है ना, तो आप लोगों को वैसे भी पता है कि जब इस तरह ये परपेंडिकुलर ये होगा सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया देख लो इस तरह पड़ा, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइन इससे गुजरेंगी। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइन गुजरेंगे तो ये वैसे ही इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो ज़्यादा होगा। तो ये मैथमेटिकली हमने प्रूव कर दिया। तो उसके बाद मिनिमम फ्लक्स कब होता है? तो मिनिमम फ्लक्स वाला कब होता है? हमें पता है कि फ्लक्स का फॉर्मूला ये है, वही बात मैंने दोबारा लिख दी है, थीटा वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के दरमियान है, ये जो एंगल है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हमें पता है अगर इस तरह, अब ये सरफेस एरिया और ये कौन सा एरिया? ये वेक्टर एरिया। तो आपने देखना है अब सरफेस एरिया और वेक्टर एरिया के दरमियान एंगल क्या है? ये 90 है। तो वेक्टर एरिया अपवर्ड है और यहाँ पर देख लो ये थीटा किसके दरमियान एंगल है? ई और उसके दरमियान है एरिया के दरमियान। तो यहाँ पर देख लो ये इस तरफ है, ये अपवर्ड है, तो दोनों के दरमियान एंगल 90 बन रहा है। तो जब दोनों के दरमियान एंगल 90 बनेगा, कोस 90 0 होता है, ये देख लो 0 मैंने कोस 90 0। तो ये देख लो मुझे मिनिमम फ्लक्स मिल रहा है। मिनिमम फ्लक्स कब मिल रहा है? जब वेक्टर एरिया परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, ठीक हो गया, तो ये तब मिनिमम फ्लक्स होगा। तो ये बात आपको पता चल गई होगी। और इसको एक और तरीके से भी यहाँ पर, अब एक और चीज़ है, अगर जो हमारा वेक्टर एरिया ना वो किसी एंगल पे पड़ा हुआ है, मतलब जो हमारा सरफेस एरिया वो किसी एंगल पे पड़ा हुआ है, तो अब ये सीधा नहीं है, थोड़ा सा एंगल पे, तो इसका वेक्टर एरिया भी इस तरफ होगा। तो अब इसको जो कैलकुलेट करने का तरीका है ना, इसका फ्लक्स कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि ये होगा ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन ई। अब ये फिगर है ना, ये फिगर है, इसको मैं इस तरह ड्रॉ करूँ। आप लोगों को पता है कि जब ये ए वेक्टर है, जिसमें ये ए वेक्टर है और ये ई वेक्टर है, तो इसकी प्रोजेक्शन अगर मैं इस पे कराऊंगा तो ए कोस थीटा आपने चैप्टर 2 पार्ट 1 में पढ़ा है।
तो ए कोस थीटा, तो मैंने यहाँ पर ए कोस थीटा पुट कर दिया, ए कोस थीटा पुट कर दिया। जब ई डॉट ए कोस थीटा मैंने यहाँ पर पुट की थी ना, पुट कर दिया, तो मुझे ये मिल गया, ये मुझे पूरा ओवरऑल ये न्यू फॉर्मूला मिल गया। अब आप लोगों का सवाल ये होगा कि हमने ए कोस थीटा ही पुट किया, साइन थीटा को नहीं पुट किया। तो हम वो वाला वेक्टर, वो वाला प्रोजेक्शन का या ए का वो वाला कंपोनेंट पुट करते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर हो। तो यहाँ पर देख लो ये ए कोस थीटा, अगर आप बुक की फिगर देख लो ज्यादा अच्छी समझ आएगी। ये ए कोस थीटा, ये जो प्रोजेक्शन शो करे ना ए कोस थीटा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 90 का एंगल बन रहा है, तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इसलिए हम ए कोस थीटा लेते हैं। तो ये बात समझ लग गई होगी, होपफुली सारा लेक्चर आपको समझ लग गया होगा। तो इसको एक और तरीके, अब यहाँ पर मैंने पिछले एक चीज एक्सप्लेन करना भूल गया, वो ये है कि ये आपका वेक्टर एरिया है, ये वेक्टर एरिया और ये सरफेस एरिया, और वेक्टर एरिया और सरफेस एरिया के दरमियान एंगल 90 होता है। तो यहाँ पर आपने ये नहीं, अब यहाँ पर देख लो, तो एक एमसीक्यू मैं बताना भूल गया, वो ये है कि जब वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैरेलल होंगी तो मैक्सिमम फ्लक्स होगा, ये बात हमें पता चल गई। तो अगर जब, अब ये देख लो, ये है ना, ये जो सरफेस एरिया, जो सरफेस एरिया है, ये जो एरिया सरफेस एरिया जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अगर एमसीक्यू में इस तरह पूछा जाए कि जब सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो फ्लक्स क्या होगा, तो आपने परपेंडिकुलर शुरू के कोस 90 देन में नहीं लाना, आपने देना है कि वो वेक्टर एरिया की बात कर रहा है या सरफेस एरिया की बात कर रहा है। तो यहाँ पर ये सरफेस एरिया की बात कर रहा है, ये सरफेस एरिया ये बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर है, तो जब ये इससे मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइन इससे गुजरेंगी तो यहाँ पर फ्लक्स मैक्सिमम होगा। लेकिन इसी सरफेस एरिया, यही सरफेस एरिया, अगर मैं वेक्टर एरिया की बात करूँ तो वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, तो यहाँ पर तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा। तो ये बात आपने, ये डिफरेंस याद रखना है। तो यहाँ पर ये देख लो, यहाँ पर वेक्टर एरिया ये है, वेक्टर एरिया अपवर्ड, जो वेक्टर एरिया की डायरेक्शन, और ये इन दोनों के दरमियान एंगल क्या है, 90 है, इन दोनों के दरमियान एंगल क्या 90 है। लेकिन जो सरफेस एरिया है वो ये है, सरफेस एरिया और ये एक पैरेलल है, देख लो सरफेस एरिया, ये जो सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बिल्कुल पैरेलल है। या तो यहाँ पर फील्ड लाइन ऊपर से गुजर जाएंगी या इस एरिया से नीचे से गुजर जाएंगी। तो जीरो फील्ड लाइन जब किसी एरिया से गुजरती है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा। तो जब जीरो होगा तो ये देख लो दोनों ही पैरेलल है, सरफेस एरिया भी पैरेलल है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी पैरेलल है। लेकिन अगर मैथमेटिकली देखें तो हम ये कहते हैं कि भाई वेक्टर एरिया और सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इसलिए यहाँ पर फ्लक्स क्या मिनिमम है, क्योंकि कोस 90 आ जाता है, कोस 90 आएगा तो वो जीरो हो जाएगा। तो होपफुली ये सारा लेक्चर आपको समझ लग गया होगा, ये वाला पॉइंट भी समझ लग गया होगा। तो खुदा हाफिज़।